बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स देता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कॉल जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट्स शेयर करते जाएँ। और इस वीक एक इम्पॉर्टेंट केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिसका नाम है EOG। और ये इन लोगों के लिए है जिन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की हुई है मॉडर्न स्लेवरी की। अब काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, उसका भी थोड़ी सी मैं एक्सप्रेशन आपको देता जाऊं कि अगर आप एक ग़ुलामी के शिकार हैं, कि अगर आपको कोई शख्स काम करा रहा है आपकी मर्ज़ी के बगैर, या आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, या आपको ट्रैफिक करके इस मुल्क में लेके आया गया था, फिर आप मॉडर्न स्लेवरी में आते हैं और आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, पिछले वीक EOG केस में जजेस ने जजमेंट पास की थी कि जो होम ऑफिस ने तकरीबन केसेस को लटकाया रखा हुआ है तकरीबन 1.5 साल 2 साल, ये गलत है। क्योंकि थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि जब आप कोई मॉडर्न स्लेवरी की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपका केस NRM को रेफ़र किया जाता है, जो है नेशनल रेफरल मैकेनिज़्म। उनका मकसद होता है कि असेस करना कि ये बंदा जिसने क्लेम किया है कि मैं स्लेवरी का या शिकार हूँ या ट्रैफिकिंग का, ये वाकई उसका शिकार है। वो फिर क्या करते हैं कि विदिन 3 to 5 डेज़ वो असेस करते हैं कि आपके केस में कोई मेरिट है, कोई जान है या नहीं। वो पहली डिसीजन, जिसको कहते हैं रीज़नेबल ग्राउंड्स की डिसीजन, वो देते हैं आपको विदिन 3 to 5 डेज़। उसके बाद NRM की पॉलिसी है कि विदिन 45 डेज़ आपको एक वो कंक्लूसिव डिसीजन दें कि जी हाँ, हम मानते हैं आपके साथ ये हुआ है, और फिर वो ही अपनी वो डिसीजन होम ऑफिस को वो सेंड करते हैं। जैसे वो होम ऑफिस को मिल जाती है, फिर होम ऑफिस डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देंगे या नहीं। अगर NRM आपके केस में तय कर लेता है कि जी हाँ, आप स्लेवरी के शिकार हैं, कंक्लूसिव डिसीजन जो सेकंड डिसीजन है, फिर भी होम ऑफिस पर मैंडेटरी नहीं है, लाजमन नहीं है कि वो आपको वीज़ा दें। और ये जो केस है EOG, इसमें जजेस ने कहा कि ये भी जो होम ऑफिस की पॉलिसी है कि उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपको वीज़ा दें, चाहे इस्टेब्लिश हो जाता है कि आप स्लेवरी के शिकार हैं, ये भी गलत है। और दूसरी चीज़ उन्होंने जजमेंट में कही है कि जो मॉडर्न स्लेवरी के जो विक्टिम्स हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलती और इनको काम करने की इजाज़त भी नहीं मिलती। 1.5 साल इनका केस डिले होता है, ये भी गलत है। सो इसलिए अब देखें, इस जजमेंट के बाद हो सकता है कि केसेस जल्दी से प्रोसेस होना शुरू हो जाएं और एप्लीकेंट्स को काम करने की इजाज़त भी मिल जाए और बेनिफिट्स की भी। जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ जी, पूछना था क्वेश्चन कि यूरोपियन जो थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। हाँ, जी जी। 31 दिसंबर के बाद आई कांट हियर गाइस। पाकिस्तान जाते हैं तो उनके लिए वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आमदनी की, वो लागू हो गया या नहीं? No, he can't, still can't. अगर तो फोर्स जस्ट वो इज कंसिडर। सॉरी, माज़रत चाहता हूँ, एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप दोबारा कॉल कर ले और फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये पूछ रहा है कि वर्क परमिट पर जो ये जनवरी से एप्लीकेशन आ रही है, तो इसमें वर्क परमिट के साथ बीवी बच्चे भी, जो आदमी अप्लाई करेगा उसके बीवी बच्चे भी आ सकते हैं साथ। ठीक है, और मैं समझ गया। ये है कि जो जी जी लाइसेंस अप्लाई किया जाता है होम ऑफिस से इजाज़त लेने के लिए कि मुझे इजाज़त दी जाए, मुझे कोई आदमी को अगर बुलाना हो तो उसकी होम ऑफिस फीस कितनी चार्ज करता है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर कोई शख्स अप्लाई करता है एज ए स्किल्ड वर्कर टू कम टू द यूके, उसके बच्चे या बीवी साथ आ सकते हैं या नहीं? जी हाँ, वो बिल्कुल आ सकते हैं एज डिपेंडेंट्स, उनको भी वीज़ा ग्रांट किया जाएगा इन द सेम लाइन।
जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, एग्जैक्ट फ़ीस तो मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे सामने नहीं है, लेकिन तकरीबन स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए है 1400 to 1500 पाउंड्स होम ऑफिस फ़ीस। आप साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और कभी कभी होम ऑफिस आपके ऑफिस भी आ जाती हैं आपके दुकान के ऊपर असेस करने के लिए, आपका इंटरव्यू भी लेती हैं कि आपको क्यों चाहिए स्पॉन्सर लाइसेंस, आप किस किस्म के लोगों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अगर वो मुतमिन होती है फिर आपको वो स्पॉन्सर लाइसेंस इशू कर देती है, और जैसे ही आपको वो इशू हो जाए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं टू स्पॉन्सर स्किल्ड वर्कर्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई मैंने बात करनी थी जी जी, आप बात कर रहे हैं, जी कामरान फरमाइए। साहब से। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। कामरान पूरा करना था, जो ILR के बाद 1 साल के अंदर आपने वो जो है नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना होता है, तो इसमें जो कोविड की सिचुएशन में कोई होम ऑफिस रिलीफ दे रहा है या नहीं दे रहा, किस लिहाज से? ये क्वेश्चन है। नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना लगता है लाइन ड्रॉप होगी। नहीं, नेशनलिटी के लिहाज से कोई रिलीफ ऐसी नहीं आ रही। आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा, और आपने जो रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने विद इन, फॉर एग्जांपल अगर आप एज ए इंडिविजुअल बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आपने 450 डेज़ पिछले 5 सालों में यूके से बाहर नहीं गुजारे। अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल के साथ रह रहे हैं और आपके वो स्पाउस हैं, उस बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपने साबित करना होगा कि पिछले 3 सालों में आपने 270 डेज़ यूके से बाहर नहीं गुजारे। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं फिर आपको वो नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, आप अच्छा प्रोग्राम के, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। हम लोग 2001 यहाँ पे आए थे, में रेफ्यूजी स्टेटस 2006 में मिला, ठीक है। जो फिर उसके बाद हमें इंडेफिनेट 2012 में मिल गया। ठीक है। लेकिन मेरे बेटे का कुछ वो प्रॉब्लम थे कि उस पर गाड़ी वगैरह का कोई वो क्या कहते हैं इशू था, जी जी, तो वो उसका पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, क्या ठीक। वो पाकिस्तान जा सकता है? ठीक है, उसके पास पाकिस्तानी इंडेफिनिट पासपोर्ट है। पर, यानी उसके पास इंडेफिनेट तो है, जी जी, क्योंकि मेन एप्लीकेंट तो माँ है ना उसकी। अच्छा वो मैं तो समझ बच्चा गया। था अभी जब आपने वो आया ब्रिटिश था। नेशनलिटी ले ली है और आप तो चले गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब उसको सज़ा क्या हुई थी जब उसको सेंटेंस हुई थी, गाड़ी उसने नहीं ड्राइव? नहीं, सजा नहीं हुई कोई भी, वो बैन हुआ था और दूसरा वो फाइन हुआ। वो कब हुआ था, कितने साल हो गए उसको हुए? वो एक दफा हुआ, दूसरी दफा मेरा 2 साल हो गए फिर। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेरे ख्याल में आपके बेटे को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में वो इशू डाल दे इसमें कि आपने असाइलम क्लेम किया था ऑन द बेसिस ऑफ योर मदर और आप वापस गए हैं इस लीव के ऊपर जो है रेफ्यूजी स्टेटस। इसलिए बेस्ट चीज़ यही होगी कि जब आपके बेटे को पासपोर्ट मिल जाए फिर ही जाके वो ट्रैवल कर सकता है पाकिस्तान। आपने मुझे बताया कि 2 साल हो गए उसको वो सज़ा मिले, जो पेनल्टी चार्जेस थे और कम्युनिटी सर्विस। एक और साल वो वेट कर ले, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो अप्लाई करेगा उसको वो नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने, जी फरमाइए। जी जी जी, आप लाइव हो रहे हैं, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नासर अब्बास है। जी जी, जी जी सर, वो मैंने ये पूछना था कि आज से 8-9 साल पहले मेरी वाइफ और यहाँ हमारा बेटा है, जी तो वो केस पे अपना वीज़ा वगैरह है, तो अब जो है कौंसल ने वगैरह घर वगैरह दे दिया है सर। अब ये मैंने ये पूछना आपसे कि जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है
और अभी वो कोई आमदन का कोई नहीं है, तो अभी वो जो नेक्स्ट वीजे की जो ऑप्शन करवानी है, तो उसके लिए कोई कोई गवर्नमेंट तरफ से कोई रियायत वगैरह है कोई नरमी है? अगर एक मिसाल है वगैरह नहीं है ये सॉरी, मुझे अगेन टेक्निकल प्रॉब्लम हमें थोड़ी सी हो रही है, माजरत चाहता हूँ। अगर आप दोबारा दोहरा देंगे सवाल। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम सॉरी। अगर जब आपकी लाइन मिल जाए थोड़ा सा ऊंचा बोले, हमारे पास आज थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिस वजह से मैं सही तरह आपका सवाल नहीं सुन सकता। सॉरी वंस अगेन। नाज़रीन, अस्सलाम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम काम वालेकुम सलाम। सर दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूके में आया हुआ स्टूडेंट एंड मैं नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो जाऊंगा 2021 में, सितंबर में मेरी ग्रेजुएशन है। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की न्यू स्कीम आ रही है विच इज वर्क पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह कुछ है, जी, जो जी। कि वो 2 साल दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट हैं। तब उनको जॉब मिलनी चाहिए या वो 2 साल दिए जाएंगे उनको जॉब ढूंढने के लिए? एंड सेकंड क्वेश्चन इज इधर एक मतलब गॉट गर्ल हियर जो मतलब उसकी जो लड़की वो डिपेंड है हर फादर के डिपेंडेंट है, उसके भाई अलाद है। क्या अगर मैं शादी करूं आफ्टर मतलब उसमें क्या स्टेटस हो जाएगा या नहीं? थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अभी तक होम ऑफिस ने इसमें कोई तफसील में पॉलिसी नहीं दी कि क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, लेकिन जो प्रेस रिलीज इन्होंने दी थी पिछले साल वो थी कि अगर आप ग्रेजुएट होते हैं इन 2021 आपको 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा जहां आप काम कर सकते हैं। ऑफिशियली अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन कह रही है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ अप्रैल 2021 से रह रहे हैं उनको इजाज़त दी जाएगी ये PSW वीज़े की। पर अगेन दैट्स नॉट कन्फर्म्ड येट। मुझे उम्मीद है कि विद द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ये कंफर्म कर देंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द PSW। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है और जहाँ तक मैंने सुना है कि कोई लड़की है जो डिपेंडेंट है अपने फादर के ऊपर एज अ डिपेंडेंट, और अगर आप उसके साथ शादी करते हैं उसको वीज़ा मिल सकता है ऑन योर बिहाफ। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं और आपको ILR मिल जाती है फिर उस बेस के ऊपर वो अप्लाई कर सकेगी ऑन द पार्टनर बेस। लेकिन अगर आपके 10 साल पूरे नहीं होते अंडर लॉफुल रेजिडेंस फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए उसको वीज़ा मिलना। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो वालेकुम सलाम। भाई ये पूछना था जो इनका 31 दिसंबर तक क्या मिशन स्टेटस होगा कोई है ये? सॉरी भाईजान, लगता है अगेन आपकी लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इस वजह से मैं नहीं सुन पा सका। माजरत चाहता हूँ। अगर आप दोबारा कॉल कर लें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप जाएं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और वहाँ डालें YouTube कामरान इजाज़ और वहाँ आप सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे वहाँ कोई सवाल पूछेंगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। पिछले वीक मैंने तकरीबन 35 सवालों के जवाब दिए हैं। अगर वहाँ आप मुझे मैसेज सेंड कर दें आई विल आंसर योर क्वेश्चन। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हाँ हाँ जी, मुझे 2015 इंडेफिनेट था। जी जी। फिर इंडेफिनेट देने के बाद 8 महीने के आउट चला गया मेरे में। सॉरी, जो मैं 3 था। हेलो जी जी। 2015 में आपको ILR मिली, फिर क्या हुआ?
फिर 8 मंथ्स के बाद मैं इंडिया चला गया ठीक है। और मैं उधर करीबन 3 साल तक इंडिया रहा। और उस 3 साल में मैंने इधर शॉर्ट भी किया, मैंने 2 बार, मतलब वीक्स का मैंने शॉर्ट किया। मैं लास्ट हाफ ईयर से मैं रहता हूँ। तो मुझे ये है कि मुझे सिटीजन के लिए, ब्रिटिश सिटीजन के लिए कब तक अप्लाई कर सकता हूँ मैं, और मुझे साल में कितनी देर तक मैं आउट ऑफ यूके में रह सकता हूँ? ठीक है। इसका ये मतलब 2015 में आपको ILR मिला और 2 साल आप चले गए इंडिया रहने के लिए और उसके बाद आप यहाँ यूके में रह रहे हैं, करेक्ट? हाँ, मैं 3 साल आउट ऑफ यूके रहा। ठीक है। और 3 साल मैंने शॉर्ट विजिट था, मतलब 2 या 3 वीक का था, लेकिन मैं 1.5 में यूके में रहता हूँ अभी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इसका ये मतलब कि 2015 में आपको ILR मिला, 3 साल आपने इंडिया में गुजारे, 2018 पर हम आ गए। उसके बाद मेरे ख्याल में आपने कहा कि आपने 4 वीक्स इंडिया में गुजारे, उससे ज़्यादा नहीं, और पिछले 1.5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं यूके में, और आप नेशनलिटी कब अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब कि 2018 से हम गिन सकते हैं कि जिस दिन से आप वापस आए थे इंडिया से, वो आपका टाइम पीरियड शुरू होता है, और आपके 5 साल आपने पूरे करने हैं। आपने 5 सालों में 450 डेज, 450 दिन यूके से बाहर नहीं गुजारने। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। और जब आप अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए, फ़र्ज़ करें आप आज अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, विद इन द लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 मंथ से एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले वो चेक करते कि आपने 90 डेज से ज़्यादा नहीं गुजारे यूके के बाहर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी ये हो सकता है कि 1 साल में आपने 90 डेज से ज़्यादा गुजारे हो उन 5 सालों में, वो दुरुस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लास्ट 12 मंथ्स होते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, आपने मेक श्योर करना है कि आपने 90 डेज से बाहर नहीं गुजारे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव होने, जी फरमाइए। Yes, sir. वालेकुम सलाम। Bhai, I wanted some information regarding student visa criteria for Pakistan. Okay. And are the universities issuing any student visas these days, or what's going on? What's the criteria? Okay, I understand. Thank you very much for your call. Well, in relation to student visas, you've got to ensure that the applicant who's applying from India or Pakistan or Bangladesh, they are issued with a CAS letter. Now, for a CAS letter, usually you've got to have a 6-band IELTS English test pass. If you don't have that, individual universities run their own tests where they'll assess you to ascertain whether you can speak English or not. You'll have to discuss that with the universities that you're looking at. Once they're satisfied that you can speak English, you've got the adequate funds, they will issue you with a CAS letter. Once you've got the CAS letter, then you'll apply for your student visa. So the first step for anyone that's thinking of applying for a student visa from Pakistan is to research on the course that you want to do. Get in touch with the universities. Show your transcripts for the qualifications that you currently hold and that you have the English test requirement fulfilled. They will then issue you a CAS letter. Once you've got that, you apply for your student visa. I hope that helps. Thank you very much for your call. और नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव होने। सॉरी जी, आप लाइव होने रहे, जी फरमाइए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी मैं ये पूछना था सर, 7 साल बाद तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वाइफ और बच्चे के बेस पे वीज़ा मिल गया है 2.5 साल का। जी जी। तो अभी जो है वो उसकी एक्सटेंशन करवाने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नरमी है? जैसे कोरोना वायरस में अभी वो भी बेनिफिट पे ही है, कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नरमी है सर कोई? ठीक है, इस किस लिहाज से कि अगर बेनिफिट्स मिल सकते हैं?
लेकिन लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। जी अगर जी, मैं सुन रहा हूँ। जी ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि अगर नरमी है कि अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा ऑन द 7 ईयर बेस के ऊपर और अगर आप बेनिफिट्स के हकदार बन सकते हैं या नहीं, जी हाँ, इसमें नरमी है। जब से ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक शुरू हुआ है, होम ऑफिस ने काफ़ी आसान कर दिया है कि अगर जो फैमिली स्ट्रगल कर रही हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं कि हमें बेनिफिट की इजाज़त दी जाए, आजकल होम ऑफिस वो दे रही है। मेनली आपने साबित करना होता है कि आप जो अपने हर दिन के जो अखराजात हैं आप पूरे नहीं कर सकते। अगर आप ये साबित कर सकते हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आपके पास सेविंग्स भी है, अगर आप ये सेटिस्फाई कर सकते हैं ये रिक्वायरमेंट, फिर होम ऑफिस आपको इशू कर देती है रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। बेस्ट चीज़ क्या होगी कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक सॉलिसिटर को मिल लें जो आपको तफसील में गाइड कर सकता है कि इस एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, और मेक श्योर करें कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो all right. हेलो हेलो, आप लाइव होने रहे, जी फरमाइए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान साहब, क्या ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का सर। खान साहब, मेरा क्वेश्चन था कि मुझे 28 साल की अभी स्टे हुई है, स्पाउस वीज़े पे आया था। जी जी। तो इसके बाद जो इनडेफिनिट ये कितने साल बाद होती है? प्लीज़ रन माई फॉर माई, थैंक यू। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आपके 5 साल यहाँ यूके में कंप्लीट हो जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। अगर आप फ़र्ज़ करें आज एंटर हुए हैं और आपको 2.5 साल का स्पाउस वीज़ा मिला है, ये 2.5 साल स्पाउस वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आपको एक और 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा। फिर आपके जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, 1 माह पहले आप अप्लाई करेंगे फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अगेन, जब आप ILR के लिए अप्लाई करते थे स्पाउस, आपको साबित करना होता है 18,600 इनकम रिक्वायरमेंट, द रिलेशनशिप इज़ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग, और तीसरा कि आपने B1 इंग्लिश टेस्ट पास किया है। जब आप अपनी पहली एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपने A2 इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 हेलो, यू लाइव ऑन है, जी फरमाइए। या एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, मैं बर्मिंघम में रहती हूँ, बांग्लादेश की। तो दिल्ली रूट 10 इयर्स रूट में वीजा मिला था, अभी उसका एक्सटेंशन है, अभी वो जॉब कर रही है। जी जी। फिर उसका एप्लीकेशन वापस हुआ है, तो अभी उसका भी 6 मंथ खत्म होने वाला है, तो अभी वो रीचेकिंग डालने वाले हो एम्प्लॉय। ये क्या है, हस्बैंड की परमिट नहीं था, पर उसके हस्बैंड का अभी उसके में एप्लीकेशन डाला है हमने, बिकॉज ऑफ उसका बेटी का फैमिली रूट में मिला। ये टाइम एक्सटेंड में उसका हस्बैंड का भी इंक्लूड किया है। हस्बैंड एज अ क्रिमिनल कन्विक्शन, he has got 15 month sentence for वीजा फ्रॉड वीजा के लिए। तो अभी ये हाल में का एक्सटेंड हो सकता है, वीजा हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, या उसका काम कर भी वो वापस सर्विसिंग करने वाला है वो एम्प्लॉय। का जवाब का आकर से वो कंटिन्यू जॉब या प्रॉब्लम होएगा, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी बीन गिवन दिस विल सेकंड चेक, यू नो, आफ्टर 6 months the certificate is getting expired, so again they are going to check, right? So there will be any in job उसको कंटिन्यू रहेगा, अपोजिट आंसर आते होम ऑफिस। आंसर कीजिए, मैं टीवी में सुनती हूँ। थैंक यू सो मच। अगेन माज़रत चाहता हूँ, हमारे आज स्टूडियो में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं अगेन ये सवाल नहीं सुन पा सका सही तरह, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। To the technical team, can we go for a quick break and try and see if we can... Okay, let's go for the next call. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, आपसे अपने भाई के बारे में पूछना था कि वो 2011 में स्टूडेंट वीजे पे आया था ना, और 2012 में
MBE कर लिया, तो बाद उसने अपनी डाली वीजे की, वो टोएस का जो मामला शुरू हुआ उसमें उसे फिर वीजा नहीं दिया, और फिर कई साल उसे फिर डिटेंशन में भी ले लिया था 1 माह। उसके बाद जब उसने छोड़ा तो फिर वो साइन पे लगा दिया था। इस तरह 2 साल तक वो साइन करता रहा और कोई वीजा नहीं इशू हुआ ना, इस दाखिल था। उसके बाद वो पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम की दोबारा वो पाकिस्तान चला था, होम ऑफिस फोन किया कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, तो उन्होंने फिर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट से एयरपोर्ट पे पा दिए थे और उसे फिर वो लेके चला गया। तो अगर वो स्टूडेंट पे आना चाहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन मैंने ये सुना कि आपके जो भाई हैं उनका टोइक का इशू था और उनका वीज़ा कैंसिल हो गया। उसके बाद मुझे नहीं सुना गया कि आप क्या कह रही थी। अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आज हमें हो रही हैं जिस वजह से मैं नहीं सुन पा सका आप क्या कह रही थी। वेरी सॉरी अबाउट दैट। कैन वी गो फॉर अ ब्रेक, क्विक ब्रेक गाइस? नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद, कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन वेलकम बैक। लगता है हमने वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स अब ठीक कर ली हैं। अगर आप दोबारा कॉल करना चाहते हैं जिन्होंने पहले कॉल किया था, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आप लाइव होने जी, फरमाइए। हाँ, तो मैं यूनियन का नेशनल रेजिडेंस जी जी पाकिस्तान में करना चाहता थे। मैं जानने जरा मजबूरी है तो मैं क्या वीडियो लिंक या व्हाट्सएप पे कर सकता है? ठीक है। और दूसरा सवाल आपका क्या है? जरिए वो या पेंशन जरिए वो 19 से ज़्यादा है कि हाँ जी, क्या जॉब करना ज़रूरी है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, नहीं, वीडियो लिंक पर आप शादी नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा वहाँ पाकिस्तान, और वहाँ जाके आप शादी करेंगे, रजिस्टर करेंगे उसको, फिर ही जाके आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपको पेंशन मिल रही है, वो जो है अप्रॉक्सीमेटली 19,000 पर ईयर, जी हाँ, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। सो अगर आपकी पेंशन है 90,000 पर ईयर, उसको आप एविडेंस टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं और अपनी वाइफ को स्पॉन्सर ज़रूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने। या कमरान साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी कमरान सर, अगर माइंड ना करें तो मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा और जगह भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप नाम बताएं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ठीक है जी। सर, एक सवाल का जवाब तो मिल गया आप इस सवाल के। मेरी जून 2015 को इस मुल्क में 5 साल पूरे हैं। ठीक है, वो परमानेंट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती है जी, आप जैसे आपने बोला अभी। ठीक है, लेकिन एक सवाल है कमरान साहब, ये है कि क्या वो लाइफ के उसको करना परमानेंट स्टे के लिए, और अगर वो डिप्रेशन की मरीज है, वो डॉक्टर से टैबलेट्स लेती है, तो उसमें कोई गुंजाइश है या नहीं? ठीक है। मेरा सवाल है कि अगर वो हम अप्लाई करें, अभी हम करना चाहते हैं, कैन वो अप्लाई पेपर और ऑनलाइन? अच्छा सॉरी, आपकी जो वाइफ थी वो किस वीज़े पर एंटर हुई थी? स्पाउस वीज़े पर। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और एक बार बता दें, फीस कितनी है उनसे? ठीक है, मैं वो उसका भी सवाल भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि वो अगर वो अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, जी हाँ, वो बिल्कुल कर सकती हैं। कि आपने बताया कि 2015 में वो एंटर हुई थी और उनके 5 साल पूरे हो गए, वो अप्लाई कर सकती हैं ILR के लिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर उसको इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा या नहीं, अगर उनकी एज 65 से ऊपर है फिर वो एग्जाम्प्ट है, उनको इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 65 से कम है, जी हाँ, उनको पास करना होगा। आपने मुझे बताया है कि आपकी वाइफ डिप्रेशन की मरीज़ है और अगर उनको कोई एग्जाम्पशन मिल सकती है या नहीं। देखें, पॉसिबली उनको मिल सकती है अगर उनको कोई
इशू है, ज़हनी तौर पर वो कोई नई लैंग्वेज नहीं सीख सकती या उनको एक पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हैं इस डिप्रेशन की वजह से, और हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं होम ऑफिस को, फिर आपकी वाइफ को ज़रूर मिल सकता है एग्जाम्शन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लाइफ इन द यूके टेस्ट। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि फ़ीस कितनी है होम ऑफिस की, आजकल अगर IHS सर्चा जो इंक्रीज़ हो गया है और होम ऑफिस की फ़ीस को इकट्ठा करके अप्रोक्सीमेटली होम ऑफिस की फ़ीस है £2600, और ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरे दो छोटे से सवाल हैं। जी जी। एक तो मैंने पिछले दिनों एक वहीदुर रहमान सोलिसिटर हैं दुनिया चैनल से, उन्होंने बताया था कि इन्होंने स्टूडेंट जो है ना वो जो मैथ जिसने किया वो भी अप्लाई कर सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बता दें। और दूसरा, मेरा भाई होता है कुवैत में और मैं उसको इधर बुलाना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता दें कि कौन सा तरीके से वो मैं उसको बुला सकती हूँ ना। सॉरी, मेरे अपना टेक भी है और हस्बैंड के पास यूरोपियन पासपोर्ट है और मेरे पास ब्रिटिश है। ठीक है। सॉरी, जो दुनिया न्यूज़ में उन्होंने क्या कहा था कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? भाई वो जो दुनिया न्यूज़ पे वहीदुर रहमान एक सोलिसिटर आते हैं ना भाई, जी जी, उन्होंने कहा था कि वो स्टूडेंट वीजा उन्होंने मैट्रिक वालों को भी अलाउ कर दिया, मैट्रिक ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने देखा सुना है कि एक सॉलिसिटर ने एक और चैनल में कहा है कि अगर आप मैट्रिक पास करते हैं पाकिस्तान में फिर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैट्रिक इज़ द इक्विवेलेंट टू GCSE इन द UK। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी अगर आपने वहाँ मैट्रिक पास किया हुआ था आप यहाँ स्टूडेंट वीज़े पर आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेज में पढ़ने के लिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास फंड्स हैं और आपको दाखिला मिल जाता है, आप यहाँ एज अ स्टूडेंट अंडर 18 भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, आपने मुझे पूछा है कि अगर आप अपने भाई को स्पॉन्सर कर सकते हैं टू द UK। अगेन ये अब थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपके हस्बैंड यूरोपियन है, लेकिन अगर आप और आपके हस्बैंड कज़न्स हैं बिफोर मैरिज, फिर आपका हस्बैंड है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने आपके भाई को, लेकिन ये एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी होगी बिफोर 31 दिसंबर। और आपको ये भी साबित करना होगा कि आपके जो भाई हैं वो डिपेंडेंट हैं आपके हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियली टू मीट हिज एसेंशियल लिविंग नीड्स। अगर आप वो साबित कर सकते हैं, फिर आपके जो हस्बैंड है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके भाई को। अगर आपके पास बिजनेस है और आप स्किल्ड वर्कर्स को बुलाना चाहती हैं फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया, आपको एक स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे वो इशू हो जाता है फिर आप स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकती हैं फ्रॉम ओवरसीज़, जिसकी जो डिस्क्रिप्शन जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेवल 3 जो है A लेवल के तहत। कोई भी जॉब आप नहीं बना सकते कि जी हमें एक क्लीनर चाहिए जो सफाई करे हमारी दुकान में फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम उसको बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान से। इस तरह नहीं होता। आपने होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाना होता है, जहाँ वहाँ उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कौन कौन सी जॉब्स क्वालिफाई करती हैं अंडर द वर्क परमिट। अगर आप उस बेस पर किसी को बुलाना चाहते हैं और उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन है, वो सेटिस्फाई करता है वो रिक्वायरमेंट्स, और उसने इंग्लिश टेस्ट भी पास किया है पाकिस्तान से, इंग्लिश रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, फिर उसको वीज़ा मिल सकता है एज अ स्किल्ड माइग्रेंट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, मेरा स्कूल वीज़ा एक्सटेंशन, और मैं ये जानता था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद बायोमेट्रिक सब के लिए कोई प्राइवेट सर्विस है और आपको वीज़ा की सर्विस भी अवेलेबल है कि नहीं। और दूसरी है कि मैं साल अप्रैल में रिडेंडेंट हो गया था, लेकिन रिसेंटली नई जॉब शुरू की है 2 महीने पहले, तो उसके क्या प्रोसीजर क्या है उसके लिए जस्ट जी जानना। थैंक्स। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, नहीं जी नहीं, प्रीमियम सर्विस अभी भी बंद है। उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब उसको वो खोलेंगे अनफॉर्चुनेटली। दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा कि आपको रिडंडेंसी मिल गई है और मेरे ख्याल में आप इनकम रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहे। होम ऑफिस ने इसमें थोड़ी सी कंसेशन दी हुई है
कि अगर आप 1 मार्च 2020 तो लेके 1 जनवरी 2021, अगर आप इसी दौरान आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है या आप अपनी जॉब लूज़ कर देते हैं, आप अपनी इनकम दिखा सकते हैं फ्रॉम 1 मार्च 2020 से पहले, सो 6 months बिफोर 1 मार्च 2020. सो फॉर एग्जांपल फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2019, नवंबर 2019, अक्टूबर और सितंबर. सो सितंबर 2019 तो लेके फरवरी 2020 तक अगर आपकी इनकम थी 18,600, आप सेटिस्फाई कर रहे थे, आप वो इनकम लगा सकते हैं और अपना आप इनकम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं इस तरीके से. सो ये आपके लिए ऑप्शन है. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. My question is, my sister-in-law and family came from Africa, and her husband was in UK, and he applied for them the family visa, and they got visa for 33 months. They stayed here for 33 months. Then after, before the 33 months finished, they applied for Freeview, and then after apply, they are waiting for result. And when they receive answer from them, the Home Office says that we can accept that, but they have certain conditions. But my sister, they didn't bother about it. Then they said, no, we go for human rights application. So they went for human rights application to get extended visa for their family, because my sister-in-law got 3 children. 2 of them adult, is about over 18 now, and 1 is less than 18. And also everybody, they applied for it. So now after that, after applying for human rights to get a residence permit for UK, they receive last week, they receive a refusal later from immigration, and that refuse, and they're asking you, you can go for apply application, or then after that, otherwise they have the country. So please tell me what is the basic point, how they're going to fight for it, and what to do for it. Please, thank you. Thank you very much for your call. Unfortunately, again, I didn't hear the first part of your question. I'm really sorry about that. We had some technical issues there. As far as I understand, they made an application under human rights, and the application was refused last week. And you want to know what's the best way to proceed. I'm so sorry I wasn't able to hear the whole question. If you were to go to my YouTube channel and post that question, I'll be more than happy to answer that in detail. Alternatively, you can call again and I'll try and answer that question. Thank you very much for your call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. Hello. Hello, I'd like to ask a few questions. Go for it. Hello, I just want to know that what are the options for fiance from India to the UK permanent resident? I just want to know if you can come on a working visa or any other type of visa and get married in the UK, or do I have to go to India and get married there and then come back? And then I just want to know what are different things or different procedures. Okay, with regards to yourself, are you a British national? Yes. And are you earning 18,000? I'm British citizen, sorry. Okay, and are you earning 18,600 per year? No, at the moment. I'm going to get married next year, so not now. Sorry, you're not earning at the moment, were you? So are you out of employment at the moment? No, I am working, but I'm not. So I'm planning to save up first and then get married. But I just want to know that what I can do in the Okay. after. No, the reason I asked was if you meet the income requirement, you can call him on a fiancé visa, which is a 6-month visa for you and him to get married here in the UK. But even for that... Sorry, what was the name of the visa? Fiancé visa. A fiancé visa, okay. Yeah. So you can call him on a fiancé visa, but for that, again, you would have to show the income requirement, which is 18,600. Mm. So unless you don't satisfy that, it's going to be difficult for his application to be successful. So maybe the best bet will be is
once your income hits 18,600 and you've got 6 months pay slips and 6 months bank statements, then you can potentially call him on a fiancé visa and have your big day here in the UK. Oh, okay. So for the fiance visa, I don't need to go to India. No, you He don't. No, no, can no. So what is that? Yeah, no, you won't. So he'll be given a 6-month visa for the marriage to take place here in the UK. Once the marriage has taken place, then you can apply for him to be given a 2.5-year visa to stay here in the country as a spouse. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो 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 हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए. ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਨਲਾ ਤੇ ਬੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ. ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. ਅੱਛਾ. ਦੂਸਰਾ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੁੱਕ ਲਓ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇੱਕ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਰਕ ਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਉਹ बढ़ते ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ. ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਰ. ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਰ. ਸਰ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, 3 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 25 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ. 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, 2.5 ਵੀਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ. बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ. ਹੈਲੋ हेलो जी, यो लाइव होने जी, फरमाइए. हेलो सर. वालेकुम सलाम. ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੇਬੀ ਆ. ਜੀ ਜੀ. ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?